हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग मूल अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान का बहुत ही मौलिक, संविधान की आत्मा, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसको बताया। क्योंकि मौलिक अधिकार जो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करते हैं। एक नागरिक की अपनी जो गरिमापूर्ण ज़िंदगी है, जिससे वो जी सके, अपने एक बेहतर जीवन को जी सके, सरकार की मनमानी कार्यवाही से वो बच सके, तो इन सब के लिए मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। तो अगर हम बात करें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, संविधान के पार्ट 3 में है ये। आर्टिकल 12 से 35 में इनका जिक्र है, मौलिक अधिकारों का। देख लेते हैं हम एक एक करके। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा बताता है। क्योंकि आप मूल अधिकारों में संविधान के अलग अलग खंड, अलग भागों को पढ़ते समय देखते होंगे, अनेक बार इस शब्द का जिक्र होता है, राज्य। राज्य चाहे तो ये कर सकता है, राज्य चाहे तो। राज्य क्या है? तो आपकी जो कार्यपालिका है, संसद, राज्य विधानमंडल, इसके अलावा अगर हम बात करें नगर पालिकाएं, पंचायत, ये सब राज्य की कैटेगरी में आती है। आर्टिकल 12 इतना ही बताता है। आर्टिकल 13 बताता है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई भी विधि अगर मौलिक अधिकारों को कम करती है या मौलिक अधिकारों को पूर्ण रूप से समाप्त करती है, तो ऐसी विधि को निरस्त कर दिया जाएगा। और इसमें विधि की परिभाषा ही बताएगी कि विधि है क्या। तो विधि क्या है? संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून, वो विधि में आएगा। सेम अगर राज्य विधानमंडल कोई कानून बना रहा है, वो विधि में आएगा। इसमें एक और बात ये कही गई है कि राष्ट्रपति अगर कोई अध्यादेश, कोई आदेश जारी कर रहा है, वो भी विधि में आएगा। साथ में भी कहे कि अगर किसी परंपरा, किसी रूढ़ी को, हम रूढ़िवादी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं और उसको अगर किसी कानून से सहमति प्राप्त है, उसमें सिमिलैरिटी है कुछ किसी कानून से, तो उस परंपरा को भी हम विधि के रूप में मानेंगे। जैसे राजा राम मोहन राय ने दहेज प्रथा का अंत किया, क्योंकि वो एक बुरी प्रथा थी। लेकिन कुछ प्रथाएं ऐसी हैं कि जिनको कानून की सहमति प्राप्त है, उनको आप विधि की कैटेगरी में ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रूढ़ी और परंपरा जो कानून से सहमति रखती है। ये इसमें बात बताई गई है विधि क्या है। और साथ में बताया, जैसे मैंने आपको कहा कि मूल अधिकारों को अगर कम कर रही है कोई विधि या उनको समाप्त कर रही है, तो ऐसी विधि को निरस्त कर दिया जाएगा। और साथ में इसमें ये भी बताया गया कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, लेकिन संविधान संशोधन विधि नहीं है, लेकिन केशवानंद के भारती जो केस 1973 में हुआ, उसके बाद ये क्या गया कि अगर संविधान संशोधन में भी संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम किसी दूसरे दिन डिस्कस करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है,
तो अगर मूलभूत ढांचे को संविधान संशोधन द्वारा कम या समाप्त किया जाता है, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो ऐसी विधि को भी निरस्त कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 में है। मूल रूप से जो मौलिक अधिकार है वो 14 से शुरू होते हैं। देखिए आर्टिकल 14 से 18 क्या बताता है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जिसको हम बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसमें आते हैं आपका 14, 15, 16, 17 और 18। 14 में कहा गया है कि हर देश का नागरिक कानून के सामने इक्वल है, अर्थात कानून की नज़र में हर व्यक्ति बराबर है। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट लिए गए, एक हमने लिया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक लिया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्योंकि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, ये बात अपने आप में स्पष्ट नहीं है पूर्ण रूप से, ये न्यायोचित भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति कानून की नज़र में समान है। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति के साथ समान रूप से बर्ताव किया जाना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना दरअसल असमान व्यवहार करना है उनके साथ। वो कैसे, मैं बताता हूँ। हमारे पास एक व्यक्ति है ए व्यक्ति धनाढ्य है, अच्छा घर है, इसके पास अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, फैसिलिटीज़ हैं इसके पास। एक दूसरा व्यक्ति है जो विकलांग है। अब आप इन दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे तो दरअसल आप एक जैसा नहीं, इसके साथ आप भेदभाव कर रहे हैं एक जैसा व्यवहार करने से। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं दी जिससे कि ये कम से कम पहले उसके लेवल में आ जाए, उसके बाद प्रतिस्पर्धा हो, पहले उसको उसके बराबर लाना जरूरी है। उसके लिए अफर्मेटिव एक्शन की बात कही गई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जिसको हमने बाद में रिजर्वेशन का नाम दिया, जो आर्टिकल 15 और 16 में आता है, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हमारे पास 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ तो है ही, साथ में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है। पहली कंसेप्ट को हमने लिया है यूके से, दूसरी को लिया है यूएसए से। दूसरी जो व्याख्या है वो ज़्यादा स्पष्ट है, वो कहती है समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। दो व्यक्ति को पहले समान लेवल पर लाना होगा, उसके बाद उनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, ये 14 में कहा गया है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि हमारे पास आर्टिकल 361 है। आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट को एक अलग दर्जा देता है, जैसे हमने कहा कि सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, तो आर्टिकल 14 का यहाँ पर वायलेशन होता हुआ दिखता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद देश का प्रथम नागरिक है, तीनों सेनाओं का प्रमुख भी है, तो एक बड़ा पद है, इसलिए उसको कुछ विशेष सुविधाएं हैं कि आप राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उस पर कोई मुकदमा नहीं चला सकते, आप राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके द्वारा की गई कार्यवाही के लिए उससे कोई जवाब नहीं मांग सकते। तो ये राष्ट्रपति के लिए शक्तियाँ हैं। मुकदमे के बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं कि किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले 2 महीने पहले उसको सूचना देना जरूरी है। बहुत ही मुश्किल और टफ है, लगभग सामान्य अर्थ में अगर देखा जाए तो नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 105 में संसद में कोई कार्यवाही चल रही है, कोई सांसद उसमें कोई भी बात बोल रहा है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सेम चीज़ 194 में एमएलएज के लिए है, राज्य विधानमंडल में। तो ये कुछ अपवाद हैं आर्टिकल 14 के, लेकिन सामान्य अर्थों में इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है। आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें, इसमें 2 बातें कही गई हैं। पहला, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। दूसरी बात ये कही गई कि आप होटल हैं, तालाब हैं, सार्वजनिक जगह अगर हैं, वहाँ पर सभी को जाने की आज़ादी है। ऐसा नहीं है किसी धर्म विशेष का व्यक्ति, किसी जाति विशेष का व्यक्ति ही वहाँ पर जा सकता है। ये 15 में बात कही गई। आर्टिकल 15 में भी अलग अलग भाग हैं, 15(1), 15(2), ऐसे 5-6 भाग इसमें हैं।
मुख्य रूप से 15 में जो सरकारी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उसमें ओबीसी के लिए आरक्षण की भी बात की गई। अन्य शैक्षणिक सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए आरक्षण की बात की गई। आर्थिक स्तर पर जो लोग कमजोर हैं उनके लिए सीटों के आरक्षण की बात की गई है। तो 15(4) एक आता है और एक 15(4), एक 15(6). 15(4) में कहा गया है कि जो हमारे पास अगर हम बात करें सामाजिक व शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं व SC ST हैं, उनके लिए सरकार चाहे तो कोई भी प्रावधान कर सकती है सीटों के लिए। 15(6) में जो आपके शैक्षिक संस्थान है उसमें 10% अगर हम बात करें सीटों का आवंटन किया गया है। देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों में भी यही है, IIM हो, IIT हो, उनमें 10% इन लोगों का कोटा होगा। जो रिजर्वेशन सामान्यतः चर्चा में रहता है, जो नौकरियों के संबंध में रिजर्वेशन की बात है, वो आर्टिकल 16 में आती है। इसमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए। 15 में शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के रिजर्वेशन की बात है, और जो हमारी जॉब, हमारी सर्विसेज हैं, नौकरियों में आरक्षण है, वो आर्टिकल 16 के तहत दिया जाता है। तो 16 में देख लेते हैं हम क्या है। 16 में अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं लोक नियोजन में, अर्थात सिंपल भाषा में कहें नौकरियों में अवसर की समानता, इसमें भी एक 16(4) और 16(6) के डिस्कशन करेंगे। 16(4) वही कहता है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षण की बात इसमें कही गई है। 16(6) में जो EWS के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण है, वो आर्टिकल 16(6) के तहत दिया जाता है। इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन किया गया था, जिसके 2019 में, जिसके तहत 10% EWS रिजर्वेशन दिया जाता है। ये 16 की बात है। 17 आपको पता ही है। 17 में अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है। किसी भी निम्न जाति विशेष, समूह विशेष के लोगों के साथ अलग से बर्ताव नहीं किया जाएगा। छुआछूत का इसमें अंत किया गया है। अस्पृश्यता शब्द का उल्लेख संविधान में स्पष्ट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित जितने भी वाद विवाद हुए हैं उनमें अपने निर्णय में ये कहा है कि इस टचेबिलिटी का मतलब है किसी भी समूह विशेष, वर्ग विशेष के लोगों का समाज से बहिष्कार लोग करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, एक हमारे पास सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट संसद ने पारित किया 1955 में। इसके तहत उनको सुरक्षा मिलती है। 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है कि जैसे अंग्रेजों के ज़माने में, मुगलों के ज़माने में राज बहादुर, राय बहादुर, मीर बख्शी, इस तरह की उपाधि मिलती थी। कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति विदेश से भी बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई उपाधि नहीं ले जा सकता, सेना और शिक्षा को छोड़कर। सेना, शिक्षा को छोड़कर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं हर साल, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्मश्री। तो एक केस हुआ 1995 में, जिसको बोलते हैं बालाजी राघवन केस। बालाजी राघवन केस, उसमें ये बात क्लियर की गई कि पद्म अवार्ड जो है वो उपाधि नहीं है, वो आर्टिकल 18 के अंतर्गत नहीं आते, उन्हें देने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 14 to 18। अच्छा, थोड़ा पद्म अवार्ड्स के बारे में मैं आपको बता दूं। पद्म अवार्ड्स आपको पता ही है, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
उसके बाद वरीयता क्रम आपको पता होगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक साल में भारत रत्न अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, और जो हमारे पास पद्म अवार्ड्स हैं वो मैक्सिमम 120 को दिए जा सकते हैं, मरणोपरांत को छोड़कर। लेकिन मरणोपरांत अलग से है। 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये हो गया हमारा 14 to 18। अगर अब हम बात करें 19 to 22, ये स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। 19 जिसको बोलते हैं, इसमें 5-6 अधिकार दिए गए हैं, जिसमें हम जैसे वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका मतलब ये नहीं लेकिन कुछ भी आप बोल सकते हैं। हर अधिकार पे कुछ रेस्ट्रिक्शन भी डाले गए हैं। आप देश की एकता, अखंडता, देश की सुरक्षा से संबंधित कोई भी कॉन्फिडेंशियल बात नहीं बोल सकते, लेकिन सामान्यतः आपको बोलने की आज़ादी है, आप अपने विचार रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको कहीं पर भी निरायुध, निरायुध अर्थात मैं ये कहूँ बिना शस्त्र एकत्रित आप हो सकते हैं कहीं भी, लेकिन इस पे भी रेस्ट्रिक्शन है। आईपीसी के अंडर आता है। आईपीसी की धारा 141, 5 व्यक्ति से अधिक लोग एक जगह पे एकत्रित अगर हैं तो उसको रोका जा सकता है, ये देश की सुरक्षा को देखते हुए। इसके अलावा अगर आप बात करें, आईपीसी की धारा 144 है, 144 कर्फ्यू लगाया जा सकता है, तो उससे ये वाले अधिकार का उल्लंघन एक तरह से होता है। उल्लंघन नहीं होता, वो रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर। देश की एकता को, अखंडता को, नैतिकता को, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संघ बना सकते हैं, कोई समिति बना सकते हैं, कहीं भी विचरण आप कर सकते हैं, कहीं भी विचरण। लेकिन मैंने बोला अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र में आप नहीं जा सकते, ये उनकी अपनी जो संस्कृति है उसकी रक्षा करने के लिए इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है, आप कहीं विचरण कर सकते हैं, वहाँ पर निवास कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कोई भी व्यापार या कार्य कर सकते हैं। ये 19 में कहा गया है। अब हम बात कर लेते हैं 20 की। 20 यहाँ पर अगर हम बात करें, 20 में कहा गया है कि अगर आप के ऊपर कोई दोष आरोपण किया जाता है तो उससे संबंधित संरक्षण, अर्थात दोष सिद्धि संरक्षण, इसमें 3 अधिकार दिए गए हैं। आपको एक बार से ज़्यादा, एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा आपको सज़ा नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं है कि आपको अभी आपने कुछ अपराध किया, सज़ा दे दी, 6 महीने बाद फिर किसी ने वही मुद्दा उठा दिया, फिर उसी चीज़ के लिए सज़ा, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपके आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है, आपकी व्यक्तिगत गरिमा का, जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा आपको अपने विरुद्ध खुद गवाही देने से के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, स्वयंभिशंसन नहीं हो सकता। लेकिन स्वयंभिशंसन, आपकी फिंगरप्रिंटिंग, आपकी ब्लड टेस्टिंग इसमें नहीं आएगी, वो की जा सकती है मामले की जांच के लिए। इसके अलावा कोई पूर्व प्रधान कानून के तहत आपको सज़ा नहीं दी जा सकती। आपने अपराध अभी किया है, लेकिन आप 1 साल पहले जो नियम चल रहा था आप उसके अनुसार ऐसा कर रहे हैं, जो कि अब नहीं है नियम, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। आपराधिक मामलों में नहीं किया जा सकता, सिविल मामलों में ऐसा किया जा सकता है। जैसे कर देने का मामला है, टैक्स देने का मामला है, उसमें कोई पहले से बना हुआ कानून भी लागू किया जा सकता है। यह आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 21 सबसे विस्तृत है। आर्टिकल 21 सबसे विस्तृत है। मेनका गांधी जी की वजह से उनका पासपोर्ट जब्त किया गया था, तो मेनका गांधी जी सुप्रीम कोर्ट गई, उनका ये मनमानी कार्रवाई है, ऐसे मेरी खुद की जो प्राइवेसी है, मेरे खुद की जो गरिमा है, उसका हनन हुआ है,
तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का विस्तार किया। लगभग 35-40 अधिकार इसमें आते हैं, जिसमें मुख्य मैं बता देता हूँ। जैसे 21A तो शिक्षा का अधिकार है ही, शिक्षा का अधिकार। 21 में राइट टू प्राइवेसी आता है, निजता का अधिकार। अपनी पसंद से आप शादी कर सकते हैं, वो भी आपका मूल अधिकार है। अपनी पसंद के व्यक्ति से सोने का अधिकार भी मूल अधिकार है। आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन आर्टिकल 21 में 35-40 मौलिक अधिकारों की लिस्ट है, उसमें ये भी अधिकार आपका है, क्योंकि उसका संबंध स्वास्थ्य से है। आप सही से नहीं सो पाएंगे, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती जागने के लिए बस किया जाएगा तो उसकी हालत खराब हो सकती है। तो शयन का अधिकार हम इसको बोलते हैं, शयन का अधिकार। इसमें बहुत सारे अधिकार हैं। प्रदूषण मुक्त स्थान में रहने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, प्रदूषण मुक्त वायु जल प्राप्त करने का अधिकार अगर हम बात करें। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अधिकारों की लिस्ट दी गई है। जैसे त्वरित सुनवाई का अधिकार, किसी सरकारी हॉस्पिटल में आपको निःशुल्क प्राथमिक एड, आपकी चिकित्सा सुविधा आपको मिले, वो अधिकार भी आपको दिया गया है। मुफ्त में निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी आपको दिया गया है, क्योंकि कोई गरीब व्यक्ति अगर उसके लागू केस अगर चलता है, उससे कोई अपराध हुआ है, तो व्यक्ति उतना कैपेबल नहीं है कि एक अच्छा वकील वो अपने लिए अवेलेबल करा सके, तो उसके लिए सरकार अवेलेबल कराती है। तो ये आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 22 की अगर हम बात करें, 22 गिरफ्तारी से संबंधित है। गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको हिरासत में जब लेते हैं, तो हिरासत भी दो तरह की होती है। एक होती है दंड विषयक और एक होती है निवारक। ये बड़ी खतरनाक है, क्योंकि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 19 का। दंड विषयक, आपने अपराध कर दिया, मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया गया और उसके बाद आपका अपराध सिद्ध हो गया, आपको जो भी कानून के द्वारा सजा है वो दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, आपने अपराध नहीं किया लेकिन आशंका है कि आप अपराध कर सकते हैं, तो देश की सुरक्षा को देखते हुए सस्पिशियस पर्सन अगर आप हैं तो अपराध से पहले भी आपको हिरासत में लिया जा सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ आपके पास अधिकार है नहीं, लेकिन इसमें 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको गिरफ्तारी का रीज़न बताना पड़ेगा, गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। आपको कानूनी मदद भी दी जाएगी। इसमें ज़रूरी नहीं है, आपको रीज़न भी नहीं बताया जाएगा, बिना कारण के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अधिकतम 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। उससे ज़्यादा रखना है तो एक काउंसिल बनाई जाती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हैं। उसके बाद जो निर्णय होता है उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होती है। ये आर्टिकल 22 है। अब निवारक, प्रिवेंटिव डिटेंशन इसको बोलते हैं। अब इससे संबंधित मनमानी कार्यवाही से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है। मनमानी कार्यवाही ना करे कोई व्यक्ति या फिर न्यायालय, तो रिट हमारे पास है। इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक होती है परमादेश, एक होती है आपकी प्रतिषेध, एक होती है आपकी उत्प्रेषण, एक होती है अधिकार प्रच्छा। बंदी प्रत्यक्षीकरण कानूनी भाषा में हमने को वारंटो सुना होगा नाम, को वारंटो इसी को बोलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि व्यक्ति को पेश किया जाए। आपने किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया, उसकी हिरासत में मौत हो गई, तो ये तो गलत हुआ, तो इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा। व्यक्ति जिंदा हो या मुर्दा, आपको पेश करना होगा। परमादेश का मतलब वी ऑर्डर टू, अर्थात हम आदेश देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अगर उससे जो निम्न न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है,
हाई कोर्ट हैं आपके उच्च न्यायालय, अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करते हैं तो उनसे उनको रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। प्रतिषेध मतलब रोकना, अर्थात इसमें भी सेम वही है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर कोई कार्य कर रही है हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट उसको मना कर सकती है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि मतलब परमादेश में क्या है कि वो आदेश दे रहे हैं कि मतलब आप अपने निर्णय को बदलिए, और इसमें क्या है कि वो अधिकार क्षेत्र से अगर बाहर कार्य कर रहे हैं उसके लिए उसको रोक रहे हैं, बस ये मतलब रोकना, परमादेश आदेश देना। उत्प्रेषण की बात करें, उत्प्रेषण का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कोई व्यक्ति है तो सॉरी, जो परमादेश है ये सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आता है, सरकारी कर्मचारी, वही मैं, परमादेश का मतलब हम किसी व्यक्ति को आदेश दे रहे हैं कि वो व्यक्ति अपने, अगर हम बात करें अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य कर रहा है, कार्य करने से मना कर रहा है जो कि उसके क्षेत्र में आता है, मतलब वो सक्षम नहीं है करने के लिए, तो उसे कोर्ट ये आदेश देती है, तो ये व्यक्ति के लिए है। प्रतिषेध की बात करें, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रोकती है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य न करें। उत्प्रेषण की अगर हम बात करें तो उत्प्रेषण का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बोलेगी कि आप अपने निर्णय को बदलिए, आपने निर्णय सही नहीं दिया है, निर्णय गलत है। अधिकार परीक्षा कि किसी व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति है, दरअसल क्या है ना, ये न्यायोचित है, ये दोनों क्या हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ऐसे याद रखिए, न्यायोचित हैं, अर्थात कोर्ट के लिए हैं रीट जारी, और ये दोनों हैं व्यक्ति के लिए। और बंदी प्रत्यक्षीकरण तो आपको पता ही है। अधिकार परीक्षा की सरकारी कर्मचारी जिसका अधिकार नहीं है किसी, और वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी कुर्सी के लिए, किसी पद के लिए दावा कर रहा है, तो उसको उस दावे से खारिज करने के लिए उसका दावा ये रिट जारी की जाती है। अगर हम बात करें आर्टिकल 23-24 की, 23 क्या कहता है कि ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए बच्चों की, या ये मैं कहूँ कि जैसे बंधुआ मजदूरी नहीं होनी चाहिए, बंधुआ मजदूरी, इसके अलावा बलात्श्रम, बलात्श्रम समझते हैं, बिना मजदूरी के आप किसी से काम ले रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं उसको, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। 24 क्या कहता है, 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको आप रिस्क वाले क्षेत्रों में, कारखाने हैं उनमें काम ना कराएं, ये भी एक अपराध है, ये 24 में कहा गया है। अगर हम बात करें 25 से 28 की, ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, धार्मिक स्वतंत्रता। 25 में क्या कहा गया है, 25 में कहा गया है आप किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आप किसी भी भगवान को माने, किसी भी धर्म में आस्था रखें, ना भी रखें, क्योंकि आस्था रखना, इसमें ये बात भी सन्निहित है कि हम आस्था नहीं रखते, हम नास्तिक हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो किसी भी धर्म को मानना, प्रचार प्रसार करना, लेकिन धर्म के प्रचार करने में धर्मांतरण शामिल नहीं है, आप किसी का धर्म नहीं बदलवा सकते ज़बरदस्ती, वो गलत है। 26 में क्या कहा गया है कि आप अपने धर्म के लिए मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं, प्रबंधन अपने धर्म का कर सकते हैं। प्रबंधन का मतलब आपको संस्थान बनाने हैं, उसमें कोई शिक्षा देनी है अपने धर्म विशेष की, तो उसके लिए आप दे सकते हैं। 27 में कहा गया है कर से छूट है, आपको, आप कोई धार्मिक कार्य चला रहे हैं तो सरकार उसके लिए आपसे टैक्स की डिमांड नहीं करेगी। इसका दूसरे सेंस में अर्थ ये निकलता है कि अगर सरकार को जो कर प्राप्त हो रहा है वो किसी धर्म विशेष की वृद्धि के लिए उस कर का प्रयोग नहीं करेगी, सभी धर्मों का रख रखाव करने के लिए कर सकती है।
28 में कहा गया है कि आप किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो एक नॉर्मल कॉमन शैक्षणिक संस्थानों से की धार्मिक विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसीलिए स्कूलों में एक यूनिफॉर्म जो होती है वो सेम होती है, प्रार्थना है वो सेम होती है, जिससे कि धर्म विशेष को बढ़ावा ना दीजिए, क्योंकि वो एक धर्म विशेष की संस्था नहीं है, वो एक राष्ट्र की संस्था है। वो 28 में कहा गया है। 29-30 में क्या कहा गया है? 29-30 ये आपके जो SC ST हैं उनकी जो संस्कृति है, संस्कृति की सुरक्षा के लिए बात कही गई है। 29 में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों की जो भाषा है वो उसका अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति उसकी रक्षा करें। 30 में कहा गया है वो अपने शिक्षण संस्थान खुद खोल सकते हैं। ये बात 30 में कही गई है। 31 समाप्त कर दिया गया संपत्ति का अधिकार, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में 31 को समाप्त किया गया। इसको 300A में शामिल किया गया एक कानूनी विधिक अधिकार के रूप में। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 32 अगर ना हो तो मौलिक अधिकारों का भी हनन हो सकता है। मौलिक अधिकारों का अधिकार अपना आप में भी एक अधिकार है, इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कि अगर संविधान में आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अब हम बात करते हैं 31 को तो समाप्त किया गया, लेकिन 31A, 31B और 31C उसमें शामिल किए गए हैं। इनमें क्या बात कही गई? 31A हमारा कहता है कि सरकार अगर चाहे तो संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है, संपत्ति से संबंधित जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो खुद पर ला सकती है। इससे 14 और 19 का उल्लंघन नहीं होगा कि ये ज़बरदस्ती किया जा रहा है, सरकार अपनी मनमानी कर रही है, ऐसा नहीं होगा, कर सकती है। संपत्ति का अधिग्रहण राष्ट्र हित में ऐसा किया जा सकता है। 31 है या 31B में क्या कहा गया है कि जो 9वीं अनुसूची में विषय हैं और जो विषय यहाँ पर 31A में है, लगभग 5 विषय आते हैं, जैसे मैंने बताया संपत्ति का अधिग्रहण, रेस्पॉन्सिबिलिटी संपत्ति के लिए, इसके अलावा निगम के लिए। तो 9वीं अनुसूची में विषय और जो इसमें विषय हैं ये न्याय क्षेत्र से बाहर रहेंगे, ये न्यायोचित नहीं है। लेकिन बाद में क्या कहा गया, उसके बाद हमारे पास वामन राव केस हुआ और उसके बाद आपको बताया केशवानंद भारती। तो मतलब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का अगर उल्लंघन होता है तो इसमें जो सम्मिलित कानून है 31B में उन पर भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। 31C में क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकारों के बीच में कई बार नोक-झोंक रहती है, दोनों के बीच में विवाद रहता है कि एक दूसरे को वायलेट करते हैं। तो साफ साफ कहा गया कि 39 आर्टिकल जो DPSP में आता है उसके अंतर्गत जो सामाजिक मुद्दों से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको पालन कराने के लिए अगर किसी मूल अधिकार का 14 का 19 का अगर उल्लंघन होता है तो उसको उल्लंघन नहीं समझा जा सकता, DPSP को लागू किया जा सकता है। DPSP को उस सेंस में 31C में सुरक्षा प्राप्त है। तो ये हमारा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें 33, 34, 35, 33 सेना से संबंधित है कि संसद चाहे तो सेना पर, अर्धसैनिक बलों पर, खुफिया एजेंसियों पर, पुलिस बलों पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है जिससे उनमें आपस में अनुशासन बनाए रखा जा सके। 34 में कहा गया है कि अगर मार्शल लॉ किसी क्षेत्र विशेष में लागू है, मार्शल लॉ का मतलब होता है सैन्य शासन, अर्थात सारी शक्तियाँ वहाँ पर सेना को सौंप दी जाती हैं, तो वहाँ पर व्यक्तियों के मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है संसद के द्वारा या मिनिमाइज किया जा सकता है। आर्टिकल 35 में कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों में केवल संसद कानून बना सकती है, राज्य कानून नहीं बना सकता। जैसे आर्टिकल आपका 33 ही है, 34 है, आर्टिकल 16 जो रिजर्वेशन की बात करता है नियुक्तियों में, तो उसकी बात करता है, तो इसमें ओनली संसद कानून बना सकती है। अच्छा, आर्टिकल 16 से संबंधित मैं आपको
थोड़ा और बताऊं, आर्टिकल 16, क्योंकि आर्टिकल तो हमारे ख़त्म हो गए। 1980 में मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन आया। इसके अलावा 2006 में एक हमारे पास प्रवेश में आरक्षण अधिनियम आया, जिसके तहत ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। लेकिन उसमें क्रीमी लेयर की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखो। क्रीमी लेयर मतलब कोई ओबीसी में है लेकिन साथ में वो जज का बेटा है, मतलब वो खुद सरकारी कर्मचारी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महालेखा नियंत्रक, परीक्षक है, अधिवक्ता, वो सब नहीं होना चाहिए। तो क्रीमी लेयर को बाहर रखना जाना चाहिए। 10% EWS की मैंने बता दिया आपको, 103 में संशोधन 2019 के द्वारा उसको लाया गया। मंडल कमीशन में साफ साफ कहा गया इतना सब कुछ आप आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन आरक्षण की अगर हम बात करें 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना, पिछड़ा वर्ग आयोग, उसमें भी यही बात कही गई, आरक्षण 50% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। केवल प्रारंभिक नियुक्ति में आरक्षण होना चाहिए, पदोन्नति में नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में ये बात कही गई कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सरकार, संसद अगर चाहे तो उनके लिए पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। पदोन्नति में आरक्षण के लिए जो मानक है उनमें भी छूट उनके लिए दी जा सकती है, ये बात इसमें कही गई। तो आज हमने डिस्कस किया मौलिक अधिकारों के बारे में। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।